हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज हम एम्स नागपुर के पेपर पे बात करेंगे जो 28 फरवरी 2020 को हुआ था। यही क्वेश्चंस रिपीट होके पूछे जाते हैं अगले एम्स के लिए भी या और भी एग्ज़ाम्स है, पीजीआई है, डीएसएस भी है, तो इन्हीं में ये सब आते हैं। यही रिपीट होके आते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है। तो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए वीडियो, आपको पसंद आएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसीटीएच? एसीटीएच की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसिटाइल कोलिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय। इनहिबिन कहाँ से सिक्रेट होता है? स्ट्रोमा, लीडिंग सेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम या सरफेस एपिथेलियम से? तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन को अगर इंसिजन लगा के एक्सरसाइज कर दिया जाए तो उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा से इनहिबिन सिक्रेट नहीं होता है। लीडिंग सेल्स स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो लीडिंग सेल्स भी इनहिबिन सिक्रेट नहीं करती। कॉर्पस ल्यूटियम, जी हाँ दोस्तों, कॉर्पस ल्यूटियम जो ऑप्शन नंबर 3 है वही इनहिबिन सिक्रेट करती है। इसके अलावा 3 हार्मोन और सिक्रेट करती है कॉर्पस ल्यूटियम। मैं नाम बता देता हूँ, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, रिलैक्सिन होता है और चौथा है इनहिबिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इन कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 साल का बच्चे के लिए कैलोरी इनटेक कितना है? इन्फेंट बोलते हैं हम 1 साल के बच्चे को। इन्फेंट के लिए कैलोरी इनटेक कितना है? ऑप्शन नंबर ए 1000 किलो कैलोरी पर डे, बी 800 किलो कैलोरी पर डे, सी 1200 किलो कैलोरी पर डे, डी 1500 किलो कैलोरी पर डे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1000 किलो कैलोरी पर डे के रूप में हम कैलोरी इनटेक देते हैं 1 साल के बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फेमस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय। जो फेमस 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो सबसे पहले किसने डिफाइन किए थे या किसने दिए थे? ऑप्शन नंबर ए है एल्टन मायो, बी एडम स्मिथ, सी हेनरी फायोल एंड डी है जेम्स वॉट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हेनरी फायोल ने ही 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए नर्स डेमोस्ट्रेट केयरिंग, सिंसियरिटी, एम्पैथी एंड ट्रस्टवर्थीनेस। एक नर्स प्रदर्शित क्यों कर रही है केयरिंग को, सिंसियरिटी को, एम्पैथी को एंड ट्रस्टवर्थीनेस को, विश्वास को क्यों प्रदर्शित करती है? क्योंकि ये इथिकल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है, इमोशनल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है, लीगल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है और ऑप्शन नंबर 4 है थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है। नर्स डेमोस्ट्रेट करती है केयरिंग, सिंसियरिटी, एम्पैथी और विश्वास या ट्रस्ट वर्दीनेस को क्योंकि वो एक थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन होता है। और नर्स पेशेंट इंटरेक्शन जब थेरेप्यूटिक होता है तभी नर्स सब कुछ डेमोस्ट्रेट करती है, अपने आप को सिद्ध करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैक्सीन एंड टॉक्सोइड प्रोड्यूस। वैक्सीन और टॉक्सोइड कौन सी किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पैसिव इम्यूनिटी, बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सी एक्टिव इम्यूनिटी एंड डी है नेचुरल इम्यूनिटी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन और टॉक्सोइड प्रोड्यूस करते हैं। अगर यहाँ टॉक्सोइड में टीटी का इम्यूनोग्लोबुलिन आता तो वो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं, वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हम जब लग जाती है अपने तो जो टीटी लगवा के आते हैं वो एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और जो टीटी का वैक्सीन होता है वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। आरएल सॉल्यूशन किस में नहीं दिया जाता या फिर देने से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लूइड लॉस्ट एज बाइल और डायरिया, हाइपोवोल्यूमिया, लैक्टिक एसिडोसिस एंड बर्न।
ऑप्शन नंबर ए फ्लूइड लॉस्ट हुआ है डायरिया के थ्रू, तो हम रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी सॉल्यूशन होता है आरएल, और आरएल को हाइपोवोल्यूमिया में भी दे सकते हैं और बर्न पेशेंट में भी हाइपोवोल्यूमिया होता है, तो इसलिए हम आरएल दे सकते हैं। लेकिन लैक्टिक एसिडोसिस में नहीं दे सकते क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स अंदर जाकर H+ आयन से जुड़ के कार्बोनिक एसिड बनाता है, और एसिड तो सब पहले से ही इसमें हो रखा है एसिडोसिस, तो ऑप्शन नंबर 3 में हम आरएल नहीं देते हैं। लैक्टिक एसिडोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है आरएल, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दीज एजेंट डिक्रीज इंटेस्टाइनल मसल टोन टू स्लो पासेज ऑफ फीसेस। ऐसे कौन से एजेंट है जो इंटेस्टाइनल मसल टोन को स्लो कर देते हैं और फीसेस का पास भी, जो पासेज हो रहा है फीसेस, उसको भी स्लो कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइपरटोनिक, बी कैथार्टिक्स, सी लैक्सेटिव एंड डी है एंटी डायरियल ओपियोइड्स। हाइपरटोनिक, कैथार्टिक और लैक्सेटिव ये सब एनीमा होते हैं, और एनीमा मसल टोन को, जो इंटेस्टाइनल मसल टोन है उसको इंक्रीज करते हैं और पासेज वे को इंक्रीज कर देते हैं, फीसेस वे को इंक्रीज कर देते हैं। जबकि एंटी डायरियल ओपियोइड जो एजेंट होते हैं वो डायरिया में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो डायरिया में क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और फीसेस पास होता है, बार बार जल्दी जल्दी फीसेस पास होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 एंटी डायरियल ओपियोइड एजेंट ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एन इन्फेंट इज टू रिसीव थायरोक्सिन सोडियम, ठीक है, 0.35 mg डेली के रूप में एक इन्फेंट है वो थायरोक्सिन रिसीव कर रहा है। द मेडिकेशन इज़ अवेलेबल इन एलेक्सर, एलेक्सर मतलब वाइल हो सकते हैं, एम्प्यूल हो सकता है, फ्रॉम 0.25 mg पर ml, 1 ml में 0.25 mg आता है थायरोक्सिन, ठीक है। हाउ मच एलेक्सर शुड द नर्स एडमिनिस्टर, कितना एलेक्सर नर्स जो है उसको एडमिनिस्टर करेगी। अगर हम बात करें 0.35 mg उसको टोटल डोज चाहिए, 1 ml के अंदर 0.25 mg आती है, 2 ml में कितनी हो जाएगी 0.50 mg, 50 mg अपने को नहीं चाहिए अपने को 0.35 mg, तो लगभग 1 से ज़्यादा और 2 से कम आएगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 है 1.4 ml, 2 1 ml, 3 2.4 ml और 4 है 1.3 ml। 1.3 ml की बात करें तो 1 से ज़्यादा है लेकिन डोज से कम है, 0.35 नहीं हो पाएगा इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है 0.14 ml। अगर 0.14 ml को हम 0.25 से इंटू करेंगे तो 0.35 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 0.35 mg इसका टोटल डोज आ जाएगा, तो इसका आंसर है 1.4 ml। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट द नर्स एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट नर्सेज दैट एट्रोपाइन इज गिवन बिफोर द ट्रीटमेंट प्राइमरीली टू। बोल रहे हैं कि ECT के ट्रीटमेंट के दौरान हम एट्रोपाइन देते हैं, उससे पहले क्यों देते हैं। एक नर्स स्टूडेंट नर्स को क्या एक्सप्लेन करेगी क्यों दे रहे हैं एट्रोपाइन। ऑप्शन नंबर ए है मिनिमाइज इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शंस, बी है डिक्रीज एंजाइटी, सी है प्रिवेंट एस्पिरेशन और डी है इंक्रीज बॉडी सिक्रेशंस। एट्रोपाइन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है वो सिक्रेशंस को डिक्रीज़ करती है, ठीक है, जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस होते हैं उसको डिक्रीज़ करती है, और जब रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस डिक्रीज़ हो जाएगा तो एस्पिरेशन का रिस्क कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, प्रिवेंट एस्पिरेशंस। एस्पिरेशन को रोकने के लिए हम एट्रोपाइन सल्फेट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, modified ECT is not given frequently on routine practice because of, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि modified ECT को हम frequently यूज़ नहीं करते रूटीन प्रैक्टिसेस में,
क्यों यूज़ नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट, सी है ऑस्टियोपोरोसिस एंड डी है रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी। मॉडिफाइड ईसीटी का मतलब समझिए, मॉडिफाइड ईसीटी एनेस्थीसिया यूज़ करके ही लगाई जाती है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगाई जाती, एनेस्थीसिया पहले यूज़ करते हैं फिर हम ईसीटी देते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं फ्रिक्वेंटली, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में ही दिया गया है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिस। जब एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते इसीलिए हम मॉडिफाइड ईसीटी नहीं देते। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन डिप्रेशन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ, डिप्रेशन में किस की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटाइल कोलिन, बी डोपामाइन, सी 5-HT एंड डी है गाबा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डिप्रेशन के अंदर 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसी की वजह से डिप्रेशंस आता है। अगला क्वेश्चन है, द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, 5 लंबर वर्टिब्रे, 4 और 4 एंड 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रे, 4 एंड 5 कॉक्सीजियल वर्टिब्रे एंड हाउ मेनी थोरेसिक वर्टिब्रे। वो पूछ रहा है कि 7 सर्वाइकल है, 5 लंबर है, 4 या 5 सैक्रल जो है वो फ्यूज़ हो रही है, 4 या 5 ही कॉक्सीजियल फ्यूज़ हो रही है, तो थोरेसिक वर्टिब्रे कितनी होती है? थोरेसिक वर्टिब्रे कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 8, बी 5, सी 12 और डी है 10। तो मैं अब जो इसका फॉर्मूला आता है वो बता देता हूँ, C7, T12, L5, S5, ठीक है, और C4 या 5। तो T जो होती है थोरेसिक वर्टिब्रे वो 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, एडिशनल डिफेक्ट एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, किस डिफेक्ट की वजह से एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर होता है? किसके साथ होता है ये भी बोल सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है इम्परफोरेट रेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन, एब्सेंस ऑफ वन किडनी। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर में जो एंटीरियर वॉल होती है ब्लैडर की वो एब्सेंट होती है, जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो ही एक्साइज हो जाती है, बॉडी से बाहर निकल आती है, ठीक है। वो होता क्यों है? क्योंकि प्यूबिक बोन एब्सेंट होती है या फिर वाइड होती है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जॉइंट है वो नहीं बन पाता है। तो इसका राइट आंसर है प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन की वजह से या उसके साथ में एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर होती है। अगला क्वेश्चन है, 7 इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ, 7 किसका नॉर्मल पीएच है? ऑप्शन नंबर ए ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन, फ्लूइड विद इन ए टिपिकल सेल, ब्लड इन रीनल आर्टरी एंड यूरिन। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ब्लड चाहे वेन में हो, चाहे आर्टरी में हो, चाहे वो रीनल आर्टरी हो, चाहे वो टेस्टिकुलर वेन हो, ब्लड की पीएच 7.4 होती है। ऑप्शन नंबर ए और सी नहीं आएगा। डी की बात करें यूरिन की, तो यूरिन की पीएच 6.8 होती है, तो 7 यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, फ्लूइड विद इन ए टिपिकल सेल, एक आदर्श कोशिका के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी की पीएच 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस किस की वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए है टोक्सोप्लाज्मोसिस, बी साइटोमेगेलोवायरस, सी एप्स्टीन बार वायरस और डी है वेरिसेला जोस्टर वायरस। हम बात करें मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का एक नाम और है किसिंग डिजीज़ भी बोलते हैं इसको, या फिर ग्लैंडुलर डिजीज़ भी बोलते हैं। ग्लैंड्स में सूजन आती है और इसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर आता है, ठीक है। तो यहाँ जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का वो है एप्स्टीन बार वायरस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट,
ये बोल रहा है कि किसी एक को छोड़ के सभी ओमेगा 3 प्यूफा के सोर्स है, अच्छे सोर्स है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राउंड ऑयल, बी मस्टर्ड ऑयल, सी फिश ऑयल एंड डी है कॉर्न ऑयल। अगर हम बात करें मस्टर्ड ऑयल की तो ये प्यूफा होता ही नहीं है, ये तो म्यूफा होता है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये पूछ रहा है प्यूफा का एक्सेप्ट इसके अलावा कौन सा है, तो मस्टर्ड ऑयल प्यूफा नहीं है, म्यूफा है। राइट आंसर मस्टर्ड ऑयल। अगला क्वेश्चन है इनएडिक्वेट इंटेक बाय प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ विच विटामिन्स कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किस विटामिन की कमी के वजह से एक प्रेग्नेंट वुमेन्स जो इंटेक नहीं ले पा रही है तो उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का रिस्क बढ़ जाता है, किसकी कमी की वजह से। ऑप्शन नंबर ए है नियासिन, बी थायमिन, सी फोलिक एसिड एंड डी है राइबोफ्लेविन। नियासिन B3 विटामिन होती है, थायमिन B1, फोलिक एसिड B9 एंड राइबोफ्लेविन B2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फोलिक एसिड विटामिन B9 की वजह से या उसकी कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, इसीलिए हम जो है कंसेप्शन के 1 महीने पहले से ही फोलिक एसिड शुरू कर देते हैं और 3 महीने तक चलती है। मिनिमम 100 टेबलेट लेना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है एसिड मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन्ड बाई। वेजाइना का एसिडिक मीडियम किसके द्वारा मेंटेन होता है या किस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो वेजाइना में प्रेजेंट रहता है वो ही एसिड मीडियम को मेंटेन रखता है। ऑप्शन नंबर है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, बी स्ट्रेप्टोकोकाई, सी डोडलिन बेसिलाई और डी है इकोलाई। तो डोडलिन बेसिलाई जो होता है वो वेजाइना में प्रेजेंट रहता है, ऑलवेज प्रेजेंट रहता है और इसी की वजह से एसिड जो मीडियम होता है वो मेंटेन रहता है। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है नर्सेस मेन प्रायोरिटी असेसमेंट वाइल केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हैविंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में नर्सेस की क्या प्रायोरिटी रहेगी असेसमेंट करने की। ऑप्शन नंबर ए है हेमरेज, बी हाइपरटेंशन, सी डिहाइड्रेशन एंड डी है सब इन्वोल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हेमरेज को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी टाइम हो, चाहे वो अबॉर्शन हुआ हो चाहे हम डिलीवरी के बाद में देखें, तो हमें हेमरेज को असेस करना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है नर्स की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टिटनस इज ऑब्टेन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DT, TT, DPT और टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। ये पूछ रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी किस टिटनस को देने पर मिलती है, डिप्थीरिया टिटनस या फिर टिटनस टॉक्सोइड या फिर डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस या टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन अगर हम देंगे तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। अगर टीटी का वैसे टॉक्सोइड का वैक्सीन दिया जाए तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। राइट आंसर है 4 टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। अगला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इवाल्यूएशन वेयर एन एम्प्लॉय इज मेजर्ड अगेंस्ट हिज हर को वर्कर इज कॉल्ड। इवाल्यूएशन का ऐसा कौन सा तरीका जहां पर एम्प्लॉयज़ को मेज़र किया जाता है उन्हीं के को वर्कर के साथ में, जो काम कर रहे हैं लोग उन्हीं को आपस में किस मेथड के द्वारा या किस इवाल्यूएशन के द्वारा मेज़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रैंकिंग, बी क्रिटिकल इंसिडेंस, सी है रिपोर्ट्स एंड डी है ग्राफिक रिकॉर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर ए है रैंकिंग। रैंकिंग ही हम एक दूसरे के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ उनको मेज़र किया जाता है या इवाल्यूएट किया जाता है रैंकिंग मेथड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही दोस्त, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं अगले क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में डाल दूंगा। थैंक यू।